गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम सुरेंद्र मदान फ्रॉम एनपी स्कूल। आज का टॉपिक है हमारा बेटा संसाधन एवं विकास। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि संसाधन होते क्या हैं। बहुत बार जब मैं क्लास में बच्चों को बताता हूँ कि संसाधन क्या होते हैं तो बच्चों को एक कन्फ्यूजन रहती है कि साधन और संसाधन में क्या फ़र्क होता है। देखो बच्चों, एक तो होता है साधन और दूसरा होता है संसाधन। इनमें थोड़ा सा एक डिफरेंसेस होते हैं। क्या डिफरेंसेस होते हैं? चीज़ वही है, साधन जो होता है जो भी चीज़ हमें प्रकृति से मिलती है, जो नेचर से मिलती है, यानी कोई भी चीज़ जो हमें प्रकृति से मिलती है वो एक प्रकार का साधन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जैसे पवन है, मिट्टी है, ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें हमें जो है प्रकृति से प्राप्त होती हैं, लेकिन इनका अपने आप किसी भी प्रकार का प्रयोग नहीं होता। जब हम अपने फायदे के लिए इनको यूज करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं संसाधन में, यानी रिसोर्सिस में कन्वर्ट हो जाते हैं जब हम अपने लिए इनको यूज करते हैं। जैसे सपोज अब पवन है, इस पवन से हम सांस लेते हैं तो हमारे लिए क्या हुआ? ये एक संसाधन हो गया। मिट्टी है, इसमें हम हल चलाते हैं, खेती करते हैं तो ये हमारे लिए क्या हो गया? एक प्रकार का संसाधन हो गया। उसी तरह जल है, जल जब पीने के काम आता है, घरों में काम आता है, तो वो क्या हो गया? वो एक प्रकार का संसाधन है। यानी जो चीज प्रकृति में अपने आप पाई जाती है वो क्या होती है? वो साधन कहलाती है। लेकिन जब वही साधन को जब हम अपने लिए एक उपयोगी बनाकर उसकी यूज करते हैं, उसकी उपयोगी बना लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है? वो संसाधन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आज मैं आपको संसाधन एवं विकास, पहले संसाधन क्या होते हैं, किस तरह से है, फिर उनके विकास के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो पहले संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे आज के टॉपिक में। तो संसाधन क्या होते हैं? संसाधन दो प्रकार से होते हैं बच्चा। एक होते हैं प्राकृतिक संसाधन और एक होते हैं मानवीय संसाधन, जो मनुष्य के द्वारा निर्मित होते हैं। प्राकृतिक संसाधन में भी दो प्रकार के संसाधन होते हैं। एक होता है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। इनमें मैं आगे आपको जो बताऊंगा नवीकरणीय और अनवीकरणीय, उस टाइम इनकी परिभाषा आपको समझ में आएगी कि ये कौन से संसाधन होते हैं। अभी नवीकरणीय संसाधन के भी दो भाग होते हैं। एक होता है सतत प्रवाह, यानी जो लगातार चलने वाली चीज होती है, जैसे पवन लगातार चलती रहती है, जल है लगातार चलता रहता है। इसी तरह दूसरा भाग होता है इसका जैव संसाधन। जैव जैव के भी आगे दो भाग हो जाते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक वनस्पति, जो पेड़ पौधे हैं, जो जीव पाए जाते हैं, और दूसरा भाग होता है इसका वन्य जीवन, जो जीव जंतु, जो एनिमल्स होते हैं हमारे। इसी तरह अनवीकरणीय के दो भाग होते हैं आगे फिर से। एक तो होता है पुनर्चक्रिय, यानी जिसको हम दोबारा से तैयार कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे धातु को हम रिसाइकिल कर सकते हैं। अचक्रीय वे वो संसाधन होते हैं जिनको हम दोबारा से तैयार नहीं कर सकते, जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। इन चीजों को जो है हम दोबारा से तैयार नहीं कर सकते। अगर हम तैयार कर भी सकते हैं तो इसके लिए बहुत लंबा प्रोसीजर चाहिए। उसी तरह मानव भी दो प्रकार के संसाधन निर्मित करता है। एक तो संरचनाएं संस्थाएं, मनुष्य जो होता है अपनी जरूरतों के हिसाब से बहुत सारे संसाधन बनाता है, जैसे हॉस्पिटल बनाया, रेलगाड़ियां बनाई, ये जो चीजें बनाई, जो संस्थाएं बनाती हैं, जो बिल्डिंग्स बनाती हैं, इमारतें बनाते हैं, ये वो चीज होती है जो मानव निर्मित होती है। दूसरा, किसी भी चीज की क्वालिटी, गुणवत्ता, जैसे मनुष्य शिक्षा प्राप्त करता है, क्वालिटी इंप्रूव करता है, उसमें कितनी मात्रात्मक कोई भी चीज होती है, ये सारी चीजें जो होती है मनुष्य के द्वारा निर्मित होती है। तो संसाधन की जो ये टेबल मैंने आपको बताई है, इसके अकॉर्डिंग आपको समझ आया होगा कि संसाधन जो है वो इस तरह से वर्किंग करते हैं और हम हमारे किस तरह से काम आ सकते हैं। आगे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो है वो अलग अलग होते हैं, वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं वो मैं भी आपको बता देता हूं। जैसे सबसे पहले संसाधन जो होते हैं उत्पत्ति के आधार पर, अगर संसाधनों का प्रकार की मैं बात करता हूं, संसाधनों के प्रकार कह दो, वर्गीकरण कह दो इनका, वो किस तरह से होगा? तो नंबर एक होता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, अब उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन होते हैं वो दो प्रकार के संसाधन होते हैं। नंबर एक, इसमें कौन सा आता है? जैव संसाधन। जैव संसाधन, और दूसरा आता है अजैव संसाधन। अब जैव और अजैव में क्या
रहेगा। डिफरेंसेस क्या होते हैं, क्या अंतर होता है? जैव यानी बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज में सारी लिविंग थिंग्स होती हैं, जो सजीव वस्तुएं होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सजीव, सारे जितने भी सजीव आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर मैं बात करता हूँ वनस्पति की, वनस्पति यानी पेड़ पौधे जितने भी हैं, पेड़ पौधे ये भी इसी श्रेणी में आते हैं। और जीव जंतु आते हैं, जीव जंतु, एनिमल्स, मनुष्य, ये सारे क्या हैं? ये सारे क्या हैं? ये जैव संसाधन है, यानी ये लिविंग थिंग्स होती हैं। अजैव संसाधन में क्या होता है? ये निर्जीव होते हैं। निर्जीव यानी जिनके अंदर जीवन नहीं होता, ये वो संसाधन होते हैं। फॉर एग्जांपल चट्टानें हैं, चट्टानें हैं, पानी है, जल जो है, ये वो संसाधन है। मिट्टी है, जैसे फॉर एग्जांपल सोइल, ये वो संसाधन है जो अजैव है, जो जिनमें जीवन नहीं पाया जाता। तो यानी जब उत्पत्ति होती है किसी भी प्रकार के संसाधन की, तो वो दो प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, एक जैव संसाधन के रूप में और दूसरे जो होते हैं अजैव में। जैव के अंदर सारी लिविंग थिंग, जितने भी सजीव वस्तुएं होती हैं, वो सारी के सारी इसके अंदर पाए जाते हैं। और दूसरा होता है अजैव संसाधन। अजैव यानी जिनके बीच में जीवन नहीं होता, जैसे चट्टानें हैं, मिट्टी है, पहाड़ है, जो ये चीजें आती हैं, वो सारा का सारा जो होता है वो अजैव संसाधन में आता है। तो उत्पत्ति के आधार पर आपने देखा होगा संसाधनों के दो प्रकार होते हैं। अब बात करता हूं मैं समाप्यता के आधार पर। अगला जो वर्गीकरण है इसका, वो है समाप्यता के आधार पर। नंबर 2, समाप्यता के आधार पर क्या होता है? इनका वर्गीकरण भी दो प्रकार से किया जाता है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। यहां भी ये दो प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। अब इनमें भी डिफरेंसेस है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, टेबल के दौरान बताया था कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? नवीकरणीय संसाधन ये वो संसाधन होते हैं जिनको दोबारा से तैयार किया जाता है, दोबारा तैयार किया जा सके। ये वो संसाधन है जो प्रकृति के अंदर अपने आप लगातार कंटिन्यूसली बनते रहते हैं, एक बार यूज हो गया फिर साथ के साथ बनते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप बात करें पवन ऊर्जा की, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, ये वो एग्जांपल है जो नवीकरणीय संसाधनों के रूप में आते हैं, जिनको हम दोबारा तैयार कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली अपने आप प्रकृति के अंदर ये संसाधन अपने आप तैयार होते हैं और इनका हम यूज करते हैं। अनवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? ये वो संसाधन होते हैं जिनको दोबारा तैयार नहीं किया जा सकता, दोबारा तैयार नहीं किया जा सकता। ये प्रकृति के अंदर एक बार अगर लिमिटेड स्रोत में होते हैं, अगर एक बार यूज हो गए तो आने वाले टाइम के बाद ये फिर खत्म हो गए तो दोबारा से इनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं और जल्दी से तैयार नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल जीवाश्म ईंधन। अब इसमें इसका एग्जांपल आता है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन में क्या आता है? आपको ध्यान होगा, कोयला, पेट्रोलियम, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। ये वो चीजें हैं जो एक लिमिटेड मात्रा में हमारी धरती के अंदर है, हमारी क्रस्ट में है, लेकिन अगर ये एक बार ये खत्म हो गए तो खत्म होने के बाद दोबारा से इनको तैयार करना बड़ा मुश्किल होता है। तो नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। अब एक चीज और बताऊंगा मैं आपको कि नवीकरणीय संसाधन है, इसको अगर पेपर के अंदर बहुत बार एक क्वेश्चन आ जाता है, गैर परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं? गैर परंपरागत स्रोत अगर आता है कि ऊर्जा के यानी संसाधन के गैर परंपरागत स्रोत, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं? तो गैर परंपरागत स्रोत होते हैं वो नवीकरणीय स्रोत होते हैं जिनको दोबारा तैयार किया जा सकता है, और ये अल्टरनेट होते हैं हमारे इस फॉसिल फ्यूल्स के, जीवाश्म ईंधन के। इसके अल्टरनेट के रूप में, इसके विकल्प के रूप में हम इनको यूज करते हैं। तो गैर परंपरागत स्रोत होते हैं वो ये होते हैं। कई बार प्रश्न आ जाता है पेपर के अंदर। और अगर परंपरागत स्रोत की बात करूं मैं, परंपरागत
परंपरागत ऊर्जा स्रोत की मैं बात करता हूं तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं वो अनवीकरणीय होते हैं, जिनको एक बार खत्म कर दिया गया तो इनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगेंगे। वो कौन से होते हैं? वो परंपरागत स्रोत होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये सारी चीजें हैं जो है आती हैं। अब तीसरा आता है स्वामित्व के आधार पर। तीसरे प्रकार का जो संसाधनों का वर्गीकरण आता है उसमें आता है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर यानी मालिकाना हक के आधार पर संसाधन कितने प्रकार से होते हैं। तो इसमें पहला तो आता है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन तो वो होते हैं जो किसी पर्सनल एक व्यक्ति के होते हैं, यानी व्यक्ति का है तो अपना व्यक्ति के किसी व्यक्ति के पास कोई भी संसाधन है, मान लीजिए किसी के पास खुद का तेल का कुआं है तो उसका संसाधन है, किसी के पास अपना खेत है तो उसका संसाधन है, किसी के पास अगर मानव निर्मित गाड़ी है तो वो उसका संसाधन है। यानी जो संसाधन व्यक्ति के खुद का है वो उसके अपने खुद के काम में ले रहा है वो व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। दूसरा आता है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन कौन से होते हैं? सामुदायिक होते हैं ये कुछ ग्रुप मिलाकर या सरकार जो होती है इन संसाधनों को बनाती है और इनका यूज जो होता है वो पब्लिकली किया जाता है, लोगों के द्वारा किया जाता है। जैसे पार्क है, हॉस्पिटल्स हैं, रेलगाड़ियां हैं, जिनका यूज जो होता है पब्लिक करती है सरकारी इन चीजों का, जो सबके वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं वो सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। तीसरे प्रकार का जो संसाधन आता है वो आता है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन कौन सा होता है? ये वो किसी एक राष्ट्र के अंदर, कोई एक राष्ट्र की जो बाउंड्री होती है, सपोज ये एक राष्ट्र है और इस राष्ट्र के अंदर जो है इसकी जो बाउंड्री है, जो इसका एरिया है, इस एरिया के अंदर जो भी रिसोर्सेज, चाहे वो कोई मृदा है, चाहे वो कोई कोयला है, चाहे कोई पेट्रोलियम है, सोना चांदी तांबा, जो भी चीज है, जो रिसोर्सेज इसके अंदर है वो सारे रिसोर्सेज इसके अंदर ही होते हैं। वो इसके क्या होते हैं? इस राष्ट्र की संपदा होती है। कोई भी राष्ट्र, मान लीजिए इंडिया ही है हमारा, तो इंडिया के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे क्या है? वो इंडिया की बाउंड्री के अंदर होते हैं, जो इसकी बाउंड्री के अंदर होते हैं। और कई बार क्या होता है समुद्र में, अगर मान लीजिए किसी देश के बाहर चारों ओर अगर कोई समुद्र लग रहा है, 3 ओर से, 4 ओर से, 1 ओर से कोई समुद्री जो एरिया लग रहा है, समुद्र लग रहा है जहां पर पानी है, तो समुद्र का 19.2 किलोमीटर तक का एरिया जो है, लगभग 19.2 किलोमीटर के एरिया के अंदर जो है, जो भी सर ये 12 मील समुद्री बोलते हैं इसको, 12 मील का जो एरिया होता है समुद्र का वो लगभग 19.2 किलोमीटर का बनता है। तो इसके अंदर जो भी रिसोर्सेज आएगा वो रिसोर्सेज भी इसी कंट्री का ही माना जाएगा। तो ये तीसरा होता है राष्ट्रीय संसाधन। चौथा होता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अब अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? ये वो संसाधन होते हैं कि जो किसी राष्ट्र की सीमा से बाहर, स्पेशली समुद्री एरिया के अंदर, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, मान लीजिए एक राष्ट्र है, इस राष्ट्र के बाहर जो है वो चारों ओर समुद्र है और समुद्र के अंदर लगभग इस राष्ट्र की सीमा से 200 किलोमीटर के दायरे तक, 200 किलोमीटर, अगर 200 किलोमीटर के दायरे के अंदर, जो दायरे से बाहर जो भी रिसोर्सेज आते हैं, जो भी संसाधन होते हैं, तो वो संसाधन किसी एक राष्ट्र की संपत्ति नहीं होती, उसके ऊपर अंतरराष्ट्रीय जो समितियां बनी हुई हैं उनका अधिकार होता है और वो उन लोगों को, उन कंट्रीज को, उन देशों को ये संसाधन सौंपते हैं जिनको उनकी ज्यादा जरूरत होती है। तो ये इंटरनेशनल संसाधन कहलाते हैं। तो इस तरह से स्वामित्व के आधार पर जो होते हैं वो संसाधनों के प्रकार होते हैं। व्यक्तिगत संसाधन है, सामुदायिक संसाधन है, राष्ट्रीय संसाधन है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन है। ये 4 प्रकार के मेजर संसाधन जो है वो पाए जाते हैं। हाँ, संसाधनों के प्रकार का अगला चौथा पार्ट जो होता है वो आता है विकास के आधार पर। विकास के आधार पर जो संसाधन होते हैं उनको बांटा जाता है। उनको भी मेजर 4 पार्ट में बांटा जाता है। नंबर 1 पर बांटा जाता है संभावी संसाधन।
संभावित संसाधन, यानी ये वो संसाधन होते हैं जो संभावना है जिनकी हमारे देश के अंदर, जैसे मैं भारत की बात करता हूं तो हमारे पास तमिलनाडु है, राजस्थान है, वहां पर पवन ऊर्जा के बहुत सारे संसाधन हैं। ये संभावित संसाधन है, लेकिन प्रॉपर टेक्निक ना होने के कारण उनका पूरा यूज नहीं कर पाते हैं, लेकिन उतना यूज नहीं कर पाते हैं। तो ये वो संभावित संसाधन है जिनकी जरूरत आगे आने वाले टाइम में हम पूरी कर सकते हैं इनको लेकर। दूसरे होते हैं विकसित संसाधन। विकसित संसाधन वो होते हैं जिन संसाधनों को हम यूज कर रहे हैं, जो हमारे लिए आज काम में आ रहे हैं। जैसे जहाँ से हम अगर कोयले की बात करते हैं तो कोयला जो है हमारे भारत के कई एरिया के अंदर जो है पाया जाता है, जैसे झरिया बोकारो में पाया जाता है, झारखंड के अंदर, बिहार के अंदर रानीगंज में पाया जाता है, तमिलनाडु के अंदर नेवली में पाया जाता है। पेट्रोलियम की बात करूँ तो डिगबोई में पाया जाता है, असम के अंदर अंकलेश्वर के अंदर पाया जाता है, बॉम्बे आई में पाया जाता है। यानी ये वो संसाधन है जो विकसित हैं, जिनकी जरूरत हम आज पूरी कर रहे हैं, इनकी सहायता से हम अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। ये वो संसाधन होते हैं। तीसरे प्रकार का संसाधन आता है, वो आता है भंडार ये वो संसाधन होते हैं जो हमारे देश के अंदर प्रचुर मात्रा में है। भंडार तो है, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इन संसाधनों को यूज कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं तो यूरेनियम के भंडार हैं। यूरेनियम के भंडार हैं हमारे लद्दाख एरिया के अंदर। कहां पर है? लद्दाख एरिया के अंदर। लेकिन हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इन यूरेनियम का प्रयोग जो है वो बिजली बनाने के लिए कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे विकसित राष्ट्र हैं, लाइक अमेरिका है। अमेरिका ने क्या कर रखा है, यूरेनियम थोरियम से बिजली बनाना शुरू कर रखा है। लेकिन हमारे पास इतनी प्रॉपर टेक्निक नहीं है कि हम इनको जो है बिजली बनाने में या अपने फायदे के लिए किसी काम में यूज कर सकें। तो ये वो भंडार होते हैं। और चौथे प्रकार का जो होता है वो होता है संचित कोष भी भंडार का ही एक पार्ट होता है। इसमें भी हमारे पास वो टेक्निक नहीं होती, लेकिन आने वाले समय के अंदर हम इसमें से तकनीक को जो है, टेक्नोलॉजी को जो है वो सर्च करके इन संसाधनों का यूज कर सकते हैं। जैसे पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, इनकी सहायता से हम आने वाले टाइम के अंदर जो होता है अपने बेनिफिशियल के लिए इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो संसाधनों के प्रकार में चौथा पार्ट जो था वो विकास के आधार पर था, जिसमें संभावित संसाधन, विकसित, भंडार और संचित कोष के बारे में मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको संसाधनों से रिलेटेड ये जो भी चैप्टर मैंने आपको करवाया है तो आपको समझ में आया होगा अच्छी प्रकार से कि संसाधन क्या होते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं और वो किस तरह से यूज किए जाते हैं उनका, और हम किस तरह से उनका प्रयोग कर रहे हैं। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।